दोस्तों, किसी भी पूर्णिमा पर जब चंद्रमा और राहु का अंतर 7 अंशों से कम का होता है तो उस पूर्णिमा पर ग्रहण अवश्य रूप से होता है। खगोल विज्ञान की भाषा में यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो पृथ्वी की छाया में जब चंद्रमा आ जाता है तब वह अप्रकाशित हो जाता है और ये जो अवधि होती है ये चंद्र ग्रहण की कहलाती है। पूर्णिमा तिथि में पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच में ठीक बीच में होती है। इस कारण से पृथ्वी की छाया चंद्रमा की तरफ पड़ती है। यदि इस दिन चंद्रमा उस छाया में से होकर गुजर जाता है तो उसका कुछ भाग पृथ्वी की छाया में छिप जाता है, अर्थात चंद्रमा के उस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। चंद्रमा का यह प्रकाशहीन भाग हमें काला दिखाई देता है, जिसे हम खगोल विज्ञान की भाषा में चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके अलावा यदि चंद्रमा का पूरा पिंड पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि तब चंद्रमा का किसी भी प्रकार का बिंब हमें दिखाई नहीं देता है। यदि अधूरा पिंड छाया में आता है तो उसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, और चंद्रमा का कुछ ही हिस्सा पृथ्वी की छाया में आता है तो ऐसा चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण की यह घटना सिर्फ पूर्णिमा को ही घटती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण पड़े। उसके लिए जो शर्तें हमने आपको ऊपर बताई हैं उनका होना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दोस्तों का, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि दिखाई देगा समूचे भारतवर्ष में। हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं। पिछले दिनों जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, जो कि भारत में दिखाई नहीं दिया था, उसके ठीक 15 दिन के बाद की अवधि में यह चंद्र ग्रहण आ रहा है। हमने आपको चर्चा के दौरान यह बताया था कि यदि ग्रहण जिस भाग में दिखता है या जिस देश में या जिस प्रांत में दिखता है, उसके सूतक का, उसकी धार्मिक मान्यताओं का महत्व सिर्फ वहीं पर होता है। अदरवाइज जहां पर नहीं ग्रहण दिखता है तो उसका धार्मिक महत्व बहुत ही कम, यानी कि 100 में से 25% होता है, और इनके राशिगत प्रभाव भी बहुत कम होते हैं, जो कि ना के बराबर होते हैं। इसलिए ऐसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो कि हमें हमारे देश या प्रांत में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इसकी धार्मिक मान्यताएं बहुत अधिक हैं। इसमें सूतक को भी फॉलो करना बहुत आवश्यक होगा। तो आइए हम बिंदुवार जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो कब है और इसका समय क्या होगा। पहला पॉइंट है ये। टू द पॉइंट हम आपसे चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी बातें और आप इन्हें फॉलो भी कर पाएंगे। तो चंद्र ग्रहण जो है वो, जैसा कि अभी हमने बताया कि हमेशा पूर्णिमा को होता है, तो आश्विन पूर्णिमा जो है इस बार की वो चंद्र ग्रहण से ग्रसित होगी, यानी 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि, जिसे हम दरमियानी रात कहते हैं, ये चंद्र ग्रहण पहला ऐसा चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा, इस बीच में पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण खंडग्रास होगा, यानी कि इसका पूरा का पूरा भाग ग्रहण के रूप में हमें दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसका कुछ हिस्सा ग्रहण के रूप में हमें दिखाई देगा। तो आइए सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि ग्रहण कब हमारे देश में लग रहा है, देश के अधिकांश हिस्सों में लग रहा है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। और सूतक कब से इसका प्रारंभ होगा, और सूतक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण की अवधि में हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए, इसे हम टू द पॉइंट लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रहण का समय। तो भारत में जो ग्रहण का स्पर्श होगा, यानी ग्रहण का जो प्रारंभ होगा, वो मध्य रात्रि 28 और 29 अक्टूबर के बीच की जो मध्य रात्रि आएगी, उसमें 1:05 पे होगा प्रारंभ। जो ग्रहण का मध्य काल होगा, यानी कि जो पूर्ण ग्रसन होगा, ग्रहण की जो पीक होगी
वो रात्रि 1:44 पे होगी और ग्रहण का मोक्ष या ग्रहण का अंत जिसे हम कहते हैं वो रात्रि 2:24 पे होगा। इस ग्रहण की जो पूरी अवधि है, जैसे हम ग्रहण का पर्व काल कहते हैं, वो कुल 1 घंटे और 19 मिनट का पड़ने जा रहा है। ग्रहण का ग्रासमान ये परसेंटेज में नापा जाता है कि कितने प्रतिशत ग्रहण, कितने प्रतिशत अफेक्टेड हो रहा है चंद्रमा। तो 0.126 इसका ग्रासमान है, यानी कि लगभग 13% ये चंद्रमा को ग्रसित करेगा। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहण के पहले चंद्रमा मालिन्य होना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसका प्रकाश डल होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे चंद्रमा की मालिन्यता कहते हैं। वो 28 अक्टूबर को रात्रि 11:30 से आपको अंतरिक्ष में दिखाई देने लगेगी चंद्रमा के ऊपर। और ग्रहण चंद्रमा की निर्मलता, यानी कि चंद्रमा अपने फुल फ्लैश में आएगा प्रातः काल 3:58 पर 29 अक्टूबर को प्रातः काल, अर्थात चंद्रमा फ्री हो जाएगा, उसकी किरणें, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो हमें पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था ग्रहण का समय। अब ग्रहण के बारे में हम आपको कुछ जरूरी जानकारियां दे रहे हैं यहाँ पर कि ग्रहण दिखने के लिए आवश्यक होता है कि उस समय चंद्रमा निकला हो। तो भारत के अधिकांश हिस्सों में जो चंद्रोदय का समय है वो 28 अक्टूबर को सायंकाल 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में देश के अधिकांश हिस्सों में चंद्रोदय हो जाएगा। इसलिए आप इस ग्रहण का रात्रि में प्रारंभ भी देख सकेंगे, मध्यकाल भी देख सकेंगे और मोक्ष भी देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ग्रहण कभी भी नंगी आंखों से ना देखें और ऐसा प्रयास कभी ना करें। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बात आपको और हम बताने जा रहे हैं कि इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की ओर से ग्रस्त दिखेगा, यानी कि आप अपने दक्षिण की ओर जब देखेंगे तो वहां पर चंद्रमा का जो भाग है वो आपको ग्रहण से ग्रसित दिखाई देगा। दोस्तों, भारत के अलावा ये ग्रहण कहां कहां होने जा रहा है, तो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, इसके अलावा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि देशों में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूपेण दिखाई देगा। भारत में तो दिखाई देगा ही। तो दोस्तों, ये था ग्रहण का समय। अब ग्रहण के लिए जो सबसे आवश्यक बात होती है वो है सूतक। सूतक के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस ग्रहण का सूतक कब लगेगा, सूतक काल में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूतक काल में हमें किन किन ग्रहण संबंधी वर्जनाओं को मानना चाहिए। ये हमारी जो भी हम आपको मान्यताएं बता रहे हैं, जो भी हम आपको ये ग्रहण के संबंध में सावधानियां बता रहे हैं, ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथों से ली हुई हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम अपने आप बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। तो हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारा जो खगोल विज्ञान है वो ये कहता है कि सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है और चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लग जाता है। इसलिए 28-29 अक्टूबर की दरमियानी रात पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक सायंकाल 4 बजे से, यानी कि ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लग जाएगा। लेकिन यह सूतक के लिए एक शर्त है कि यह सूतक जो है सिर्फ उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि सबल हैं, यानी कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सूतक की पूरी मान्यताएं लागू होती हैं। लेकिन जो बालक हैं, रोगी हैं और अशक्त लोग हैं, इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए सूतक का कालखंड बदल जाता है। उनके लिए हमारे शास्त्रों ने सूतक में कुछ ढील दी है। तो ऐसे लोगों के लिए जो अति आवश्यकता में सूतक कालखंड को ग्रहण करेंगे, उनके लिए सूतक रात्रि 9 बजे 28 अक्टूबर से प्रभावी होगा। और यहाँ पर हम आपको बताना आवश्यक समझते हैं कि आप, एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि सूतक कब खत्म होता है। ग्रहण के साथ ही, ग्रहण के मोक्ष के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। अपने आप स्वतः ही सूतक को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। सूतक की अवधि में भी जप, तप, पूजा पाठ इत्यादि कर्म किए जाते हैं। लेकिन यदि अशक्त अवस्था में हम यदि ऐसे कोई भी कर्म ना कर सकें, माने धार्मिक अनुष्ठान ना कर सकें, जप इत्यादि ना कर सकें, तो ऐसी स्थिति में
बेड में लेटे लेटे ही या अपने घर में बैठे ही अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए, या हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ करना चाहिए, या फिर आप महामृत्युंजय का भी जप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सूतक। अब हम सूतक के प्रभावों के बारे में और ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। तो ग्रहण के कालखंड में हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण के सूतक और ग्रहण कालखंड में दोनों में एक ही बातें बताई गई हैं कि स्नान, दान, जप, पाठ मंत्र, तीर्थ स्थानों में स्नान, हवन इत्यादि का सूतक में और ग्रहण काल में हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सूतक और ग्रहण काल में क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, इसे आप ध्यान से सुने। पहली बात तो मूर्ति यानी देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। खाना पीने का बिल्कुल त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। निद्रा का त्याग करना चाहिए, अर्थात ग्रहण कालखंड की अवधि में हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा हमें मैथुन का त्याग करना चाहिए। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना ग्रहण की अवधि में आवश्यक है। हमारे धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से धर्म सिंधु की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार ग्रहण के प्रारंभ में स्नान, मध्य काल में मंत्र जाप और ग्रहण के मोक्ष के समय एक बार पुनः स्नान करते हुए फिर इसके बाद जो भी अवधि होती है उसमें ध्यान इत्यादि कृत आवश्यक रूप से करने चाहिए। इसके अलावा हम उन लोगों को बताना चाहेंगे जो ग्रहण के निमित्त दान करना चाह रहे हैं, कैसे करें दान। बहुत सारे लोग दान करते हैं और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और राहु के दान का विशेष महत्व है। तो इसलिए अपने अनिष्ट ग्रहों का, यदि आपको अपने अनिष्ट ग्रह नहीं मालूम है तो विशेष रूप से चंद्रमा और राहु का दान हर व्यक्ति को आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भले ही चंद्र ग्रहण किसी भी राशि पे हो, किसी भी नक्षत्र में हो, लेकिन वो राशि कहीं ना कहीं हमारे जन्म कुंडली के किसी ना किसी भाव में स्थित होती है और हमारे उस भाव को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करती, क्योंकि ये ग्रहण है। हम कहते हैं ना, जीवन में ग्रहण लग गया या फलाने व्यक्ति को ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया माने उसका अवसान हो गया, वो धूमिलता को प्राप्त हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। तो इस अशुभताओं को दूर करने के लिए हमें यदि अपने ग्रहों का दान ना पता हो तो कम से कम सामान्य रूप से चंद्रमा और राहु का दान जरूर निकालना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, ग्रहण के 4-6 घंटे पहले ही चावल, सफेद वस्त्र, कुछ फल, इसके अलावा एक पानी वाला नारियल और कुछ काले तिल, और यदि आप चाहें तो कुछ मात्रा में जौ, ये सारी सामग्री को आप पहले ही इकट्ठा करके अपने घर में रख लें। इसके बाद सामग्री को स्पर्श करके संकल्प कर लें कि ग्रहण के पश्चात हम ये सामग्री किसी योग्य ब्राह्मण को ग्रहण की शांति के निमित्त, अपने ग्रहों की शांति के निमित्त दान करेंगे और ग्रहण के पश्चात उसे दान कर दें। लेकिन ये दान आप पहले ही निकाल लें और संकल्प के साथ इस दान को करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएंगे। इसके अलावा जैसे ही ग्रहण का सूतक लगता है तो आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में घर घर में 3 चीजें खाद्य सामग्री में डाली जाती हैं। ये तो वैसे मुझे लगता है सभी को इस बात की जानकारी होगी, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 3 चीजों का बहुत महत्व है जो कि चंद्रमा की किरणों के विकिरण को रोकता है, उसकी अल्ट्रा वायलेट किरणों के दुष्प्रभावों को खत्म करता है। पहली चीज हो गई कुशा। आपके जो भी पेय पदार्थ हैं, जल है, दूध है, या कोई भी घर में पेय पदार्थ पड़ा है, या आपके घर में ऐसी सब्जियां हैं, तो उसमें आप या तो कुशा डाल सकते हैं, या तुलसी दल डाल सकते हैं, या फिर दुर्वा भी डाल सकते हैं आप। इससे चंद्रमा की जो किरणें हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं, वो आपकी खाद्य सामग्री पर नहीं पड़ेंगे और ग्रहण के पश्चात आप अपनी खाद्य सामग्री का फिर से उपयोग कर पाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ग्रहण के बाद एक कृत सभी को अपने घर में आवश्यक रूप से करना चाहिए। ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। इसके बाद कुशा से लेके उस जल को पूरे निवास स्थान में सींच दें, यानी उसके छींटे मार दें, और अपने पलंग में, पूजा के स्थानों में,
अपने किचन में इत्यादि सभी जगह पर कुशा से उस जल को छींट दें। इससे भी ग्रहण के दुष्प्रभावों का शमन होता है। तो दोस्तों, ये था कि हमें ग्रहण में क्या करना चाहिए। यहां पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाह रहे हैं कि ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि ग्रहण की अवधि में मंत्र सिद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। इतना अधिक प्रभाव होता है कि शास्त्रों में इसका प्रभाव 1000 गुना सामान्य दिनों की अपेक्षा तीव्र बताया गया है। अर्थात यदि आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो यदि आप सामान्य दिनों में एक माला मंत्र का जाप करते हैं, तो ग्रहण में उस मंत्र का 1000 माला के बराबर आपको परिणाम मिलेगा। माने त्वरित मंत्र की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से यदि आप किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का करते हैं, दुर्गा चालीसा का करते हैं, तो उसे भी ग्रहण काल में जरूर करें। जो पाठ आपको 100 पाठ आपको कार्य की सिद्धि देते हैं, वो 10 पाठों में ही ग्रहण की अवधि में आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो ग्रहण में ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ जप तप और ध्यान का बहुत अधिक महत्व है। शायद ये अवधि ग्रहण की नेगेटिविटी से भी बचाती है, और इसके अलावा यदि ये सब हम करें तो हमारे ऊपर जो ग्रहण के अनिष्ट प्रभाव होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट पर कि ग्रहण काल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस संबंध में प्रश्न पूछते हैं। तो पहली सावधानी तो यही होनी चाहिए कि ग्रहण के अनिष्ट निवारण के लिए ग्रहण के स्पर्श काल में सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य काल में यानी स्नान के बाद हमें मंत्र जाप करना चाहिए, अपने इष्ट देवी देवता का नाम स्मरण करना चाहिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर स्नान करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है, आज का ग्रहण जो है वो रात्रि 2:24 पर समाप्त होगा। 28 और 29 तारीख के बीच में जो ग्रहण हो रहा है, तो यहां पर यह प्रश्न उठ रहा है कि रात में 2:24 यानी रात में 3 बजे नहाएं क्या? तो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए यह आवश्यक है जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि सूर्योदय के पूर्व ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्नान कर लेना आवश्यक होता है। भले ही आप रात में 2:30-3 बजे ना नहाएं, लेकिन उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और सूरज निकलने से पहले आप स्नान कर लें, और इसके बाद आपने जो दान निकाला है उस दान को किसी योग्य ब्राह्मण को आप करके आ जाएं, क्योंकि ग्रहण के बाद का दान जप के बराबर अमोघ फलदायी माना गया है। दान में जो मैंने वस्तुएं बताई हैं वो तो आप दान कर ही सकते हैं, इसके अलावा मुद्रा, वस्त्र, अनाज, बर्तन और धातु इत्यादि का भी दान आप अपनी हैसियत के हिसाब से कर सकते हैं। ग्रहण काल में अल्ट्रावायलेट किरणों से भोजन के तत्व विषाक्त हो जाते हैं, इसलिए हम आपको बता चुके हैं कि भोजन में कुशा, दुर्वा या तुलसी दल डालकर जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आंखों के रेटिना पर अल्ट्रावायलेट किरणें अपना नेगेटिव असर डालती हैं, अतः ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर हमारे शास्त्रों की सम्मति है, एक श्लोक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जल स्थम च रवि चंद्रम दष्टा शोक लबे तरह, अर्थात जल में भी ग्रहण की अवधि के दौरान सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए, यानी कि जल में भी नहीं देखना चाहिए। और यदि आप नेगेटिव आईज से देखेंगे चंद्रमा या सूर्य का प्रतिबिंब, तो आपकी आंखों को बहुत नुकसान होने की संभावना होगी। जिन्हें आंखों में चश्मा लगता है, जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, जिनकी आई साइट वीक है, उन्हें ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ग्रहण वाले दिन शुभ कार्यों का बिल्कुल निषेध माना गया है। खासतौर पर इस दिन विद्या अध्ययन प्रारंभ करने का बहुत ज्यादा निषेध माना गया। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि ग्रहण से 2 दिन पूर्व और ग्रहण के 2 दिन बाद तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त ना खोजें। कई लोग होते हैं कि गृह प्रवेश के मुहूर्त पूछ रहे हैं, कई लोग वाहन खरीदने के मुहूर्त पूछ रहे हैं। मैंने भी, मेरे से जितने लोगों ने भी मुहूर्त पूछे हैं, मैंने 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के किसी भी दिन को ग्रहण नहीं किया है, यानी मैंने 1 नवंबर के बाद के ही मुहूर्त बताए हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और सबसे ज्यादा ग्रहण काल में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो गर्भस्थ शिशु पे कितना होता है। बहुत अधिक प्रभाव होता है।
क्योंकि बच्चा कोमल होता है, उसकी इंद्रियां विकसित नहीं होती हैं। ऐसे में ग्रहण की जो किरणें होती हैं वो बच्चे को थोड़ा सा प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण की अवधि में बिल्कुल अपने घर से बाहर न निकले। ग्रहण तो देखना दूर है, उसके प्रकाश में भी उन्हें नहीं आना चाहिए। वो एक कमरे में रहें। वैसे भी रात का समय है, बाहर निकलने का प्रश्न नहीं उठता है, तो आराम से अपने कमरे में रहें, रेस्ट करें या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सावधानी जरूर गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए। सिर्फ गाय का गोबर लेना है आपको, भैंस का नहीं लेना है। गाय का गोबर लेके उसे पतला पानी डाल के पतला सा उसका लेप बना के अपने पेट में उस लेप को कर लें, और चाहे तो उसको अगले दिन वॉश कर लें। यदि ग्रहण के बाद चाहें तो उस समय भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन चाहें तो उस समय भी आप वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्रहण के संबंध में सावधानियां। अब हम राशिगत सावधानी के बारे में आपको बता रहे हैं। ग्रहण का विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो 28 और 29 की मिडनाइट का ग्रहण है, ये किस राशि और किस नक्षत्र पर है, ताकि वो अभी से सावधान हो जाए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखाई दे रहा है, ये अश्विनी नक्षत्र पर है और मेष राशि पर है। इसलिए जो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हैं और मेष राशि वाले लोग हैं, वो ग्रहण को बिल्कुल ना देखें, और ग्रहण के बाद दान इत्यादि जरूर करें, ताकि आपकी राशि पर, आपके नक्षत्र पर ग्रहण के दुष्प्रभाव न हो। तो इसके लिए क्या दान करना है हम आपको बता चुके हैं। आप सबसे पहले राहु का दान करें, चंद्रमा का दान करें, हमने ऊपर आपको बता दिया है। लेकिन इसके साथ ही आप अपने राशि के स्वामी का भी दान करें। राशि के स्वामी यानी आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल के लिए आप लाल मसूर का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, तांबे से बने हुए मंगल यंत्र का दान कर सकते हैं, तांबे के लोटे का दान कर सकते हैं, या तांबे के किसी भी बर्तन का दान कर सकते हैं। इनमें से किसी एक चीज का आप दान किसी योग्य ब्राह्मण को उस सामग्री के साथ मिलाकर अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी ग्रहण के बारे में जानकारी। और अब इसके बाद ग्रहण का आपकी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहण है, लगभग 1.25 घंटे की अवधि का है, और कहीं ना कहीं ये सभी राशियों को प्रभावित करेगा। तो हम एक पृथक से वीडियो कल रिलीज कर रहे हैं, उसमें आप जरूर देखें कि ये पड़ने वाला 28 अक्टूबर को होने वाला चंद्र ग्रहण आपकी राशि को किस प्रकार से अफेक्ट करेगा। इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई कमी आपको लगी हो या कोई जानकारी आप चाह रहे हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके सूचित करें, हम उसे पूरा करेंगे। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत जल्द हम नए वीडियो के साथ आपसे एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।